हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने सीफा एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की विंटर 2023 दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। मल्टीपल स्टैंडर्ड इस सवाल में टेस्ट किए गए, तो इसे रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। 25 मार्क की वेटेज इस सवाल की। सवाल को पढ़ने से पहले अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट्स को रीड करें तो कहता है prepare the relevant extracts including comparative figures from the LL separate statement of financial position and statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2022 in accordance with IFRS। तो हमारे पास इस सवाल में एक कंपनी है लियो लिमिटेड के नाम से, जिसकी हमें बैलेंस शीट, पीएनएल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने टुगेदर विद कंपैरेटिव्स, यानी कि करंट ईयर के नंबर्स 31 दिसंबर 2022 और कंपैरेटिव्स 31 दिसंबर 2021। एक एडिशनल नोट है, कहता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द बाइफरकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट आइटम इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें नोट्स नहीं बनाने और एसेट में भी बैलेंस शीट पे जो एसेट और लायबिलिटीज है उसमें करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। चलते सवाल की तरफ और सवाल की इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग फ्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ लियो लिमिटेड। On 1st January 2020, Leo Limited entered into a 7-year lease for office space with annual payment of 40 million payable at the end of each year. LL incremental borrowing rate at the commencement date was 12% per annum. On 1st January 22, the lease was amended to reduce the space to 60% of the original with a new annual payment of 28 million. LL incremental borrowing rate on the date was 15% per annum. 1 जनवरी 2020 पे हमारी कंपनी ने 7 साल की लीज पे एक ऑफिस स्पेस रेंट पे लिया। 40 मिलियन का रेंट है, रेंटल पेबल इन एरियर्स है, 12% का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है। फिर 1 जनवरी 2022 पे हमारी लीज मॉडिफाई हुई और मॉडिफिकेशन के नतीजे में हमने जो स्पेस है इसको 60% लीज वाज अमेंडेड टू रिड्यूस द स्पेस टू 60% ऑफ द ओरिजिनल स्पेस। हमने स्पेस को 40% से कम कर दिया और ओरिजिनल स्पेस को 60% पे लेकर आ गए। तो अकॉर्डिंगली हमारे रेंटल्स भी 40 मिलियन से कम होगा, 28 मिलियन हो गए। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट जो है वो हमारे पास 15% पर एनम है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। ऑन 31st December 2021, LL purchased bond of rupees 150 million at par value issued by one of its subsidiaries. These bonds carry an annual interest of 10% payable on 31st December each year and will be redeemed after 4 years at par value. In contrast, the similar bonds available in the market offers interest rate of 16% per annum. LL intend to hold the investment in bond till redemption. Further, LL estimated 12-month expected credit loss in respect of investment in bond at 31st December 2021 and 31st December 2022 amounts to rupees 4 million and 5 million respectively. तो 31 दिसंबर 2022 पे हमारी एक सब्सिडरी ने 150 मिलियन की पार वैल्यू के बॉन्ड इशू किए। हमने ये बॉन्ड इंटरेस्ट रेट 10% पर आना है और ये 4 साल के बाद पार वैल्यू पे रिडीम होंगे। इसी के अगेंस्ट अगर हम मार्केट में ये बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते तो हमें 16% का रिटर्न मिलता। हम इस बॉन्ड को रिडेम्पशन तक होल्ड करेंगे और हमें 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022 पे इस बॉन्ड के अगेंस्ट 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का नंबर दिया हुआ है 4 मिलियन एंड 5 मिलियन। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी IFRS 16 से पर्टेनिंग है, सेकंड एडजस्टमेंट हमारे पास IAS 21 या IAS 32 और IFRS 9 से पर्टेनिंग। पॉइंट नंबर 3 में कहता है ऑन 1 जनवरी 2020 Leo Limited granted share-based compensation to 40 of its employees on the condition that they will remain in the company's employment for 3 years. Employee would be entitled to 30,000 shares of LL or cash equal to the increase in the fair value of 80,000 cash of LL from the grant date. LL will decide the mode of settlement at the end of the 3 years. At the grant date, LL had no present obligation to settle in cash. 1 जनवरी 2020 पे कंपनी ने अपने 40 एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड कंपनसेशन ग्रांट की और ये एक सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव है कि 3 साल तक एम्प्लॉय को कंपनी के साथ रहना है। 3 साल के बाद या तो 30,000 शेयर इशू किए जाएंगे या 80,000 शेयर्स की फेयर वैल्यू में जो इंक्रीज आएगा वो कैश पे किया जाएगा। कंपनी ने डिसाइड करना है, यानी कि एंटिटी के पास ये ऑप्शन है कि उन्होंने किस सेटलमेंट की तरफ जाना है, इक्विटी सेटलमेंट की तरफ या कैश सेटलमेंट की तरफ। और ग्रांट डेट पे कहता है कि हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कैश में पे नहीं करने की, हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कैश में पे करने की, तो हम इसे एज अ इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रीट करेंगे और अकाउंट फॉर करेंगे। फिर कहता हूं 31 दिसंबर 2022 कंपनी चूजेस द शेयर अल्टरनेटिव फॉर सेटलमेंट ऑफ द स्कीम। 31 दिसंबर 2022 में हमने इसको सेटल कर दिया और शेयर इशू कर दिए। फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑन 1 जनवरी 2020 हमारे पास डिफरेंट डेट्स के ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी लेफ्ट टिल डेट अवेलेबल है और फर्दर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव अवेलेबल है। तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट स्टैंडर्ड से पर्टेन करती है। तो वन बाय वन इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है और सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। पहले तो मैं सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेता हूं, फिर हम एडजस्टमेंट्स को भी कवर करेंगे। तो हमारे पास लियो लिमिटेड, कंपनी का नाम, विंटर 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2022। हमारे पास जो 31 दिसंबर 2022 और कंपैरेटिव 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2022 के नंबर्स आ जाएंगे, 31 दिसंबर 2021 के नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम इसी के पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो हमारे पास 31 दिसंबर 2022 और 23 के कंपैरेटिव नंबर्स आ जाएंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स प्रेजेंट होंगे और लायबिलिटीज प्रेजेंट होंगी। इक्विटी के भी कोई नंबर्स होंगे तो वो भी प्रेजेंट कर देंगे। और पीएनएल में हमारे पास पीएनएल के लाइन आइटम्स आएंगे और उसके बाद फिर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नंबर्स को प्रेजेंट करेंगे। बात है हम अपनी वर्किंग्स के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग 1 से, दैट इज लीजेस। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020 पे हमने 7 साल की लीज पे एक ऑफिस स्पेस रेंट पे लिया। एनुअल रेंटल है 40 मिलियन। तो हमारे पास लीज टर्म 7 इयर्स। ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 पे, क्योंकि हमने लीज पे जो ये स्पेस ली है वो 1 जनवरी 2020 पे ली है। तो 1 जनवरी 2020 पे हमारे पास लीज टर्म है 7 साल। एनुअल रेंटल्स है हमारे पास 40 मिलियन और रेंटल जो है हमारे पास इन एरियर्स है और इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 12%। तो पहले तो इन नंबर्स को देखते हुए मैं लीज लायबिलिटी और राइट टू यूज एसेट का नंबर कैलकुलेट करता हूं। इस तरीके से हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स कैलकुलेट करना होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास 12% का रेट, 7 इंस्टॉलमेंट्स और अमाउंट ऑफ रेंटल्स है हमारे पास 40। कोई लमसम अमाउंट नहीं है और टाइप है हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 182.5। अब इस लीज लायबिलिटी के नंबर को रखते हुए, राइट टू एसेट के नंबर को रखते हुए अगर हम एक शेड्यूल बनाएं तो एक शेड्यूल हम बनाते हैं लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, जिसमें हमारे पास ईयर एंड आ जाएगा, ओपनिंग लीज लायबिलिटी आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 12% के हिसाब से, रेंटल्स आ जाएंगे और क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगा। हमारा पहला ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020 और 7 साल की ओरिजिनल ये लीज है। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 7 साल का हम एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे। ओपनिंग लायबिलिटी हमारे पास 182.5, इंटरेस्ट इस पे एक्रू होगा 12% से, रेंटल है हमारे पास -40 और क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। तो अगर हम शेड्यूल को कंप्लीट करें ये चेक करने के लिए कि हमने लीज लायबिलिटी का नंबर सही भी कैलकुलेट किया या नहीं। इस शेड्यूल को हमने कंप्लीट किया तो ये 7 साल के बाद 0 हो गया। इसके बाद हम एक राइट टू एसेट की मूवमेंट बना लेते हैं। राइट टू एसेट की मूवमेंट में हमारे पास ओपनिंग राइट टू यूज, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग राइट टू यूज। ओपनिंग राइट टू यूज हमारे पास 182.5, इसे हम 7 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे तो डिवाइड बाय 7, ये हमारे पास क्लोजिंग राइट टू यूज एसेट का नंबर आ जाएगा।
डेप्रिसिएशन का नंबर हर साल सेम रहेगा। क्लोजिंग राइट टू यूज एसेट, ओपनिंग से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग राइट टू यूज एसेट आ जाएगा, और इस 7 साल में राइट टू यूज एसेट भी हमारा डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब ये हमारी लीज मॉडिफाई कब हुई? लीज मॉडिफाई हुई है 1 जनवरी 2022 पे। 1 जनवरी 2022 का मतलब है कि करंट ईयर, यानी कि 31 दिसंबर 21 के ऊपर 31 दिसंबर 2021 के ऊपर जो नंबर्स आएंगे वो एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही आएंगे। तो अगर हम 31 दिसंबर 2021 पे एसेट्स में राइट टू यूज एसेट प्रेजेंट करें, तो राइट टू यूज एसेट में 31 दिसंबर 2021 पे नंबर आएगा 130.39। हमने नंबर कहां से प्लॉट किया? 31 दिसंबर 2021 पे राइट टू यूज एसेट है 130.39। इसी तरीके से लायबिलिटी में लीज लायबिलिटी प्रेजेंट करें, तो 31 दिसंबर 2021 पे लीज लायबिलिटी है 144.19। और पीएनएल में अगर हम बात करें तो पीएनएल में हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा और डेप्रिसिएशन ऑफ राइट टू यूज एसेट आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास 31 दिसंबर 2021 के साल में 19.73 21 में, और डेप्रिसिएशन हमारे पास 26.08। ये हमने कंपैरेटिव के नंबर्स प्रेजेंट कर दिए। हमने 31 दिसंबर 2021 पे राइट टू यूज एसेट, 31 दिसंबर 2021 पे लीज लायबिलिटी, 31 दिसंबर 2021 के साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस और 31 दिसंबर 2021 के साल में डेप्रिसिएशन का नंबर प्लॉट कर दिए। इसके बाद हुई हमारे पास लीज मॉडिफिकेशन। अब लीज मॉडिफिकेशन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 पे लीज मॉडिफाई हुई और ओरिजिनल स्पेस को हम 60% लिया, लेकिन यानी कि 40% हमने लीज को कम कर दिया, और रिवाइज रेंटल से हमारे पास 28 मिलियन पर एनम के और इंक्रीमेंट बोरिंग रेट 15% है। तो हमारे पास लीज मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले अगर हम 1 जनवरी 2022 पे लीज लायबिलिटी का नंबर देखें और इसी के पैरेलल राइट टू यूज एसेट का नंबर देखें, तो 31 दिसंबर 2000 सॉरी 1 जनवरी 2022 पे लीज लायबिलिटी का नंबर 31 दिसंबर 2021 वाला नंबर दैट इज 144.19, और राइट टू यूज एसेट का नंबर हमारे पास 130.39। ये लीज लायबिलिटी का नंबर है 31 दिसंबर 2021 या 1 जनवरी 2022 पे, और ये राइट टू यूज एसेट का नंबर है 31 दिसंबर 2021 या 1 जनवरी 2022 पे। अब हम इसे प्रोपोर्शनेट डिक्रीज करते हैं बाय 40%। तो लीज लायबिलिटी के नंबर को मैं 40% से कम कर देता हूं, और राइट टू यूज एसेट के नंबर को भी हम 40% से कम कर देते हैं। ये हमारे पास प्रोपोर्शनेट डिक्रीज आ गया राइट टू यूज एसेट में 130.39 का 40% नेगेटिव, और लीज लायबिलिटी में 144.19 का 40% नेगेटिव। फिर हमारे पास लीज लायबिलिटी का नंबर आ जाएगा और राइट टू यूज एसेट का एक नंबर आ जाएगा। अब हमें रेट एडजस्टमेंट करनी है, तो रेट एडजस्टमेंट के लिए रेट एडजस्टमेंट का नंबर हम बैलेंसिंग प्लॉट करते हैं। हम बेसिकली रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी का नंबर कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज लीज लायबिलिटी का नंबर कैसे कैलकुलेट होगा कि अब हमारे रेंटल्स हो गए, या मैं इंफॉर्मेशन प्लॉट कर देता हूँ कि हमारे पास रिवाइज रेंटल्स हैं कितने 28 मिलियन। हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 1 जनवरी 2022 पे इंटरेस्ट रेट है 15%, और हमारे पास लीज टर्म, ये जो रिमेनिंग लीज टर्म है ये कितनी है? देखो 1 जनवरी 2020 पे लीज स्टार्ट हुई थी 7 साल की, तो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 एक साल गुजर गया, 31 दिसंबर 2021 2 साल गुजर गए। अब 1 जनवरी 2022 पे जो रिमेनिंग लीज टर्म है वो आपके पास 5 इयर्स की है। तो अगर हम लीज लायबिलिटी का रिवाइज नंबर कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट वैल्यू रेट 15%, नंबर ऑफ रेंटल्स 5, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 28, कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, और इंस्टॉलमेंट टाइप एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये हमारे पास लीज लायबिलिटी का रिवाइज नंबर आ गया। रेट एडजस्टमेंट कैलकुलेट करें तो 93.86 माइनस 86.51, तो रेट एडजस्टमेंट आ गई 7.35। अब जितनी रेट एडजस्टमेंट लीज लायबिलिटी में उतनी ही रेट एडजस्टमेंट हम राइट टू यूज एसेट में भी ले जाएंगे। तो हमारे पास राइट टू यूज एसेट का रिवाइज नंबर आ जाएगा आफ्टर मॉडिफिकेशन, रिवाइज्ड राइट टू यूज एसेट, ये आ गया हमारे पास 85.58।
अगर मैं लीज मॉडिफिकेशन की जनरल एंट्री बनाऊं, क्योंकि गेन और लॉस का नंबर हमारा जनरल एंट्री से कैलकुलेट होगा, तो हमारे पास लीज लायबिलिटी डेबिट होगा, राइट टू यूज एसेट क्रेडिट होगा। कितने से? लीज लायबिलिटी डेबिट हो रहा है 57.68 से, राइट टू यूज एसेट क्रेडिट हो रहा है हमारे पास 52.16 से। तो जो डिफरेंशियल है ये हमारा मॉडिफिकेशन गेन है या डिस्पोजल गेन कह लें, क्योंकि हमारा स्कोप कम हो रहा है, जो कि हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 57.68 माइनस 52.16। और फिर रेट एडजस्टमेंट की जब एडजस्टमेंट होगी तो राइट टू यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 7.35। अब जब हम सारी मॉडिफिकेशन कर देंगे तो 31 दिसंबर 1 जनवरी 2022 पे लीज लायबिलिटी का नंबर भी चेंज हो जाएगा, राइट टू एसेट का नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2022 पे हमारे पास लीज लायबिलिटी का नंबर हो जाएगा 93.86। या मैं इसके लिए एक नया शेड्यूल ही बना लेता हूँ। अब हम लीज लायबिलिटी का शेड्यूल बनाएंगे 31 दिसंबर 2022 के साल के लिए, तो 93.86 ओपनिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट रेट जो है वो इस्तेमाल होगा 15% और रेंटल्स होंगे -28। तो हमारे पास लीज लायबिलिटी 31 दिसंबर 2026 पे जीरो हो जाएगा। राइट टू एसेट का हमारे पास ओपनिंग होगा 85.58, डेप्रिसिएशन होगा रिमेनिंग 5 इयर्स में, तो ओपनिंग लायबिलिटी डिवाइड बाय 5 और डेप्रिसिएशन का नंबर हमारा अनचेंज रहेगा, तो राइट टू एसेट भी हमारा 5 साल के बाद जीरो हो जाएगा। अब हमें प्लॉट करने 31 दिसंबर 2022 के नंबर्स। 31 दिसंबर 2022 पे राइट टू एसेट का नंबर कितना है? आफ्टर मॉडिफिकेशन ये है 68.47। लीज लायबिलिटी का नंबर कितना है? लीज लायबिलिटी का नंबर है हमारे पास 79.94। हमने 31 दिसंबर 2022 पे राइट टू एसेट और लीज लायबिलिटी का नंबर प्लॉट किया। मॉडिफिकेशन के बाद लीज लायबिलिटी का नंबर है 79.94 और राइट टू एसेट का नंबर है 68.47। पीएनएल में हमारे पास एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा एज पर द रिवाइज स्केड्यूल। रिवाइज स्केड्यूल के हिसाब से 2022 का इंटरेस्ट है 14.48। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है ये 15% से कैलकुलेट किया, तो 15.04 का हमारा 15.08 का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। डेप्रिसिएशन भी हमारे नए शेड्यूल के हिसाब से राइट टू एसेट का डेप्रिसिएशन है 17.12। और हमारे पास एक और चीज आ जाएगा, एक और चीज आ जाएगी, दैट इज मॉडिफिकेशन गेन ऑन लीज। मॉडिफिकेशन गेन ऑन लीज ये 2021 में तो नंबर नहीं आएगा क्योंकि मॉडिफिकेशन 2022 में हुई है, और मॉडिफिकेशन गेन ऑन लीज का नंबर हमने यहाँ एंट्री में प्लॉट किया था, तो ये आ गया 5.52। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। हमने बैलेंस शीट पे राइट टू एसेट के दोनों ईयर पे नंबर कैलकुलेट किए, लीज लायबिलिटी के दोनों ईयर पे नंबर कैलकुलेट किए, और पीएनएल में इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और मॉडिफिकेशन गेन का नंबर कैलकुलेट किया। इसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 2 पे, तो मैं इन रॉस को हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा वर्किंग करने में हमारे लिए कन्वीनियंट हो। वर्किंग टू, वर्किंग टू में क्या था? वर्किंग टू में हमने बॉन्ड्स परचेज किए थे, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स के बारे से इन्होंने बताया था कि हमने 31 दिसंबर 2021 पे परचेज किए हैं, 150 मिलियन की पार वैल्यू है और 10% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा और 4 साल के बाद रिडीम होंगे। इसी के अगेंस्ट अगर हम मार्केट से बॉन्ड परचेज करते तो 16% इंटरेस्ट में मिलता। तो 31 दिसंबर 2021 में आपने परचेज किया, अगर आप इसके कैश फ्लो प्लॉट करो तो 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2025, 4 साल की इसकी मैच्योरिटी है। 150 मिलियन के आपने परचेज किए हैं, तो इस पे आपको इंटरेस्ट के कैश फ्लोज मिलेंगे और प्रिंसिपल रिपेमेंट मिलेगी। इंटरेस्ट के कैश फ्लोज कितने मिलेंगे हमें? 150 का 10%, 150 का 10%, तो 150 का 10% ये हमें 4 साल तक कैश फ्लोज मिलेंगे। और प्रिंसिपल रिपेमेंट हमें कितनी मिलेगी? 150 की। तो हमें जो ग्रॉस कैश फ्लोज मिलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में नहीं, ग्रॉस अमाउंट, ये हमने 4 सालों के आखिर में प्लॉट कर दी। अब हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट से प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? मार्केट इंटरेस्ट रेट है 16%, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 16% से।
इस कैश फ्लो को 1 साल, इसे 2 साल, इसे 3 साल और इसे 4 साल डिस्काउंट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। 15 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज़ टू द पावर 1, यानी 15 के कैश फ्लोज को डिवाइड किया 1.16 रेज़ टू द पावर 1। इसी तरीके से ये सारे कैश फ्लोज आ जाएंगे कि 15 डिवाइड बाय 1.16 रेज़ टू द पावर 2, 1.16 रेज़ टू द पावर 3 एंड 1.16 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी मार्केट इंटरेस्ट रेट से। अब इसके बाद क्या होगा, एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनेगा। इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में भी हमारे पास ईयर एंड, ओपनिंग, इंटरेस्ट, मार्केट रेट से ज्यादा 16%, कैश फ्लोज और क्लोजिंग। पहला ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022 पे और 4 साल की इन्वेस्टमेंट है। ओपनिंग आ जाएगा हमारे पास 124.82, इंटरेस्ट एग्रो होगा इसी अमाउंट के ऊपर 16% के हिसाब से। कैश फ्लोज है हमारे पास -15 के, हमने कैश फ्लोज प्लॉट किए थे, और क्लोजिंग आ जाएगा। अब अगर हमने सब सारी कैलकुलेशन सही की है तो ये क्लोजिंग 150 बनना चाहिए। तो ये हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया तो ये हमारे पास क्लोजिंग 150 बन गया। देखिए सबसे पहले जब हमने इसे परचेज किया होगा 31 दिसंबर 2021 पे, तो 31 दिसंबर 2021 पे आपने जनरल एंट्री क्या बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट्स या डेट इन्वेस्टमेंट्स, डेबिट कितनी अमाउंट्स है। इन्होंने बताया था कि हमने जो ये बॉन्ड परचेज किया है ये 150 मिलियन के पार वैल्यू पे परचेज किया है और हमारी इंटेंशन है कि इसे हम रिडेम्पशन तक होल्ड करेंगे, यानी कि हम इसे मैच्योरिटी तक लेकर जाएंगे। तो हमारे पास ये जो डेट इन्वेस्टमेंट होगी ये अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में जाएगा। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज 124.82 और हमारे पास कैश क्रेडिट होगा, हमने जो ये परचेज किया वो 150 के परचेज किए। तो आम हालत में जो डिफरेंशियल है वो आपका गेन या लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आ जाता है। आम हालत में अगर आप किसी अनरिलेटेड पार्टी में कोई इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से कम या ज्यादा पे बाय करो तो आप डिफरेंशियल अमाउंट को डे 1 पे एज इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन या लॉस रिकॉर्ड कर लेते हो। यानी कि हमने 124.82 की फेयर वैल्यू वाली चीज 150 में बाय की है तो हमें बेसिकली यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने सब्सिडी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है तो हमारे पास गेन या लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं आएगा, बल्कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट होगा 150 माइनस 124.82 से। जब फिर इन्होंने बताया था कि इस पे हमारे पास 12 मंथ्स का लॉस अलाउंस भी है, कितना, 31 दिसंबर 2021 पे 4 मिलियन, 31 दिसंबर 2022 पे 5 मिलियन। तो 31 दिसंबर 2021 पे ही इमीडिएटली एक और एंट्री बन जाएगी हमारे पास, लॉस, क्रेडिट लॉस, पीएनएल में डेबिट, और चूंकि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है तो हम लॉस अलाउंस को क्रेडिट करेंगे 4 मिलियन से। एक और साल की एंट्री बना लेता हूँ, जरूरत तो नहीं है लेकिन बना लेते हैं कि 31 दिसंबर 2022 पे की एंट्रीज बन रही होगी। 31 दिसंबर 2022 पे हमें कूपन मिल रहा होगा और कूपन कितना है, कूपन है 15 का। हमारे पास इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट होगी कितनी, जो हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में प्लॉट किया है। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में इंटरेस्ट इनकम आ रही है पहले साल की 19.97 और डिफरेंशियल अमाउंट से हमारी जो डेट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी तो डेट इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट डिफरेंशियल अमाउंट से डेबिट होगा तभी तो ये 4 सालों में बढ़ते बढ़ते 124 का नंबर 150 पे पहुंचेगा। फिर इन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2022 पे जो लॉस अलाउंस है वो आपका 5 मिलियन हो गया। तो अब हमें यही एंट्री दोबारा से 31 दिसंबर 2022 में बनानी पड़ेगी, लेकिन अब की बार हम डिफरेंशियल अमाउंट से लॉस अलाउंस रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 1, क्योंकि 4 मिलियन का तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 पे 5 मिलियन पे लाना है तो 1 रुपए का लॉस अलाउंस फर्दर रिकॉर्ड कर देंगे। अब इन चीजों को देखते हुए हम अपने पास बैलेंस शीट वगैरह पे प्लॉटिंग करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स में आ जाएगा डेट, इन्वेस्टमेंट, अमोर्टाइज कॉस्ट,
31 दिसंबर 2021 पे डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आएगा जो हमने 124 पे इसे डेबिट किया, माइनस लॉस अलाउंस, क्योंकि लॉस अलाउंस को बैलेंस शीट पे नेट करके दिखाते हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल में जब आपके पास डेट इन्वेस्टमेंट परसेंट होगी तो हमने 31 दिसंबर 2021 पे 124.82 से इसे डेबिट किया और लॉस अलाउंस रिकॉर्ड किया, तो नेट ऑफ लॉस अलाउंस। और 31 दिसंबर 2022 पे हमारे पास क्लोजिंग या अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल्स है, माइनस 4 मिलियन का 31 दिसंबर 2021 का लॉस अलाउंस, माइनस 1 मिलियन का 31 दिसंबर 2022 का लॉस अलाउंस, तो टोटल 5 मिलियन का लॉस अलाउंस। तो हमारे पास 129 का नंबर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में आ रहा है 31 दिसंबर 22 पे, और 5 मिलियन का 4 और 5 मिलियन का लॉस अलाउंस हमने नेट कर दिया। इसके अलावा बैलेंस शीट पे एक और चीज आ जाएगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी का कोई नंबर होगा लेकिन हमें नहीं मालूम, तो हम सिर्फ जो इस एडजस्टमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी में इंक्रीज आया 25.18, ये 21 और 22 दोनों पे प्रेजेंट कर देंगे। पीएनएल में हमारे पास एक तो आएगा इंटरेस्ट इनकम और एक आएगा हमारे पास क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इंटरेस्ट इनकम हमारे पास दोनों सालों की कितना, सॉरी 21 में तो कोई 2021 में तो कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर 2021 पे आपने इस इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। लेकिन 2022 में हमारे पास इंटरेस्ट इनकम है 19.97, जनरल एंट्री से भी ले सकते हैं और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल से भी ले सकते हैं। और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हमने 2021 में इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त 4 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया था और 2022 में हमने 1 मिलियन का फर्दर लॉस रिकॉर्ड किया है। तो पीएनएल में फॉर द ईयर के नंबर्स आ रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट के नंबर्स लॉस अलाउंस मैंने नोट ऑफ किए, 21 के नंबर में 4 मिलियन और 22 के नंबर में 5 मिलियन, और पीएनएल में हमारे पास 21 में 4 मिलियन का लॉस और 22 में सिर्फ 1 मिलियन का लॉस। यहां तक हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाती है, यहां तक हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाती है। सारे रेलेवेंट नंबर जो बैलेंस शीट पे रेलेवेंट थे वो मैंने प्लॉट भी कर दिए। हमारी एडिशन नंबर 2 कंप्लीट होती है। इन रॉस को मैं हाइड कर देता हूं। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे, और एडजस्टमेंट नंबर 3 थी हमारे पास शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट वाली एडजस्टमेंट उन्होंने कहा कि हमने 1 जनवरी 2020 पे कंपनी ने शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट की 40 एम्प्लॉइज को, इस कंडीशन के साथ कि 3 साल के साथ कंपनी के साथ रहना है। कंपनी के पास ये ऑप्शन था या तो 30,000 शेयर्स दिए जाएं या 80,000 शेयर्स की वैल्यू में जो इंक्रीज आया उतना कैश दिया जाए। जब कंपनी के पास ये ऑप्शन है तो कंपनी की मर्जी है, और मोस्ट लाइकली अगर कंपनी की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कैश पे करना तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी। ये बात इन्होंने कह दी कि हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कैश पे करना, यानी कि हम इसे एज अ इक्विटी साइड शेयर बेस्ड पेमेंट कंसीडर करेंगे। फिर 31 दिसंबर 2021 पे 3 साल पूरे हुए, कंपनी ने शेयर्स ऑल्टरनेटिव्स को एक्सरसाइज करते हुए शेयर्स इशू कर दिए। तो पहले तो मैं 3 सालों के एक्सपेंस के लिए कुछ वर्किंग बनाता हूँ। इस वर्किंग में हमारे पास ईयर एंड, हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स likely to be vested, टाइम फैक्टर, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और एक्सपेंस या रिवर्सल का नंबर आ जाएगा। अब देखें 1 जनवरी 2020 को आपने शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट की है तो पहला साल होगा 31 दिसंबर 2020, और इसी तरीके से 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022। फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट लॉक कर देंगे, तो ग्रांट डेट के ऊपर हमारे पास 1 जनवरी 2022 पे फेयर वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो 100 रुपए ये हमारी लॉक हो जाएगी। नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लाइकली टू बी वेस्टेड, लेकिन टोटल 40 लोग थे। 31 दिसंबर 2020 पे 2 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि 7 लोग मजीद जाएंगे, तो ये हो जाएगा। और हर एम्प्लॉय को 30,000 शेयर इशू किए जाएंगे, हर एम्प्लॉय को 30,000 शेयर इशू किए जाएंगे। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 2 माइनस 7, 40 माइनस 2 माइनस 7 मैंने कैसे किया, 30,000 हर एम्प्लॉय को शेयर इशू किए जाएंगे, टोटल 40 एम्प्लॉयज है। 31 दिसंबर 2020 पे 2 लोग जो जा चुके हैं और 7 लोग मजीद जाएंगे, तो 40 में से 2 माइनस 7। इसी तरीके से 31 दिसंबर 2021 पे मजीद 6 लोग चले गए। अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी लेफ्ट टिल डेट 31 दिसंबर 2021 तक 6 लोग जा चुके हैं, तो 40 माइनस 6
और एक्सपेक्टेड मजीद कितने जाएंगे 5, तो 40 माइनस 6 माइनस 5, और 31 दिसंबर 2022 पे टोटल 9 लोग गए, तो 40 माइनस 9। पहले साल जितने लोग जा चुके माई प्लस जो लोग मजीद जाएंगे, दूसरे साल तक जितने लोग जा चुके मजीद जाएंगे, और तीसरे साल तो लास्ट ईयर था तो जितने लोग जा चुके। टाइम फैक्टर के लिए हम 1/3, 2/3 और 3/3 कर देंगे। हमारे पास हर ईयर एंड पे रिजर्व का नंबर आ जाएगा, 100 रुपए की फेयर वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर। अच्छा, चूंकि सारे नंबर सवाल में रुपीज इन मिलियन में चल रहे हैं, तो इसे मैं डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ये भी मिलियंस में ही कैलकुलेट हो। तो नंबर फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट, नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस लाइकली टू बी वेस्टेड, टाइम फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। ये हमारे पास तीनों सालों के आखिर में रिजर्व का नंबर आ गया। तो पहले साल का जो रिजर्व है वही एक्सपेंस है, फिर दूसरे साल के आखिर में रिजर्व माइनस पहले साल का रिजर्व, तो ये एक्सपेंस, और तीसरे साल के आखिर में भी एक्सपेंस आ गया। 2020 का एक्सपेंस, 2021 का एक्सपेंस और 2022 का एक्सपेंस। इसकी जनरल एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेटलमेंट पे 31 दिसंबर 2022 की मैं एंट्रीज बना देता हूँ। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 पे पहले तो कंपनी ने शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट किया होगा। कितने अमाउंट से? जो 22 का एक्सपेंस है 35 मिलियन, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट किया होगा 35 मिलियन के अमाउंट से। फिर कंपनी ने शेयर्स इश्यू किया, तो कंपनी ने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व सारा का सारा डेबिट कर दिया होगा। टोटल रिजर्व कितना है? 93। और फिर कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हैं। इन्होंने शेयर्स की पार वैल्यू हमें कहीं बताई सवाल में? शेयर्स की हमारे पास पार वैल्यू नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 10 रुपए की पार वैल्यू होगी। तो हमारे पास शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? देखिए, 9,30,000 शेयर्स हैं, तो 9,30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए, 1 मिलियन क्योंकि रुपीज इन मिलियंस चल रहा है, तो 9.3 आ गया। और इसी तरीके से 9,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए की फेयर वैल्यू के हिसाब से रिजर्व रिकॉर्ड हुआ है, 10 रुपए पार वैल्यू में चला गया, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 83.7। ये हमारा टोटल 93 बन रहा है। जितना भी रिजर्व था सारा का सारा रिजर्व डेबिट कर दिया, 9,30,000 शेयर 10 रुपए की पार वैल्यू में इश्यू किए, रुपीज इन मिलियन के लिए 1 मिलियन से डिवाइड किया। टोटल हम फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करें और शेयर की 100 रुपए के हिसाब से, तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो प्रीमियम में जाएगा। तो मैंने 100 माइनस 10 रुपए की पार वैल्यू डिवाइड बाय 1 मिलियन करके अब हम इसे पीएनएल में प्लॉट करें, तो पीएनएल में हमारे पास एक तो आ जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस। दोनों सालों का जो एक्सपेंस है, 2021 का एक्सपेंस है 27 मिलियन और 2022 का एक्सपेंस है हमारे पास 35 मिलियन। तो दोनों सालों का एक्सपेंस आ गया। बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स में कुछ नहीं आएगा, लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अब देखें, 21 में शेयर इशू नहीं हुए थे, तो 21 में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का अमाउंट मैं जीरो कर रहा हूँ। 21 पे रिजर्व कितना था? 21 पे रिजर्व था 58 मिलियन का। और फिर 22 में शेयर इशू हो गया, तो रिजर्व का अमाउंट जीरो कर देता है। शेयर कैपिटल में गया था 9.3 और शेयर प्रीमियम में गया था 83.7। ये हमने सारी वर्किंग्स कंप्लीट कर ली है, सारी चीजों को मैंने प्रॉपर्ली एक्सेल में लिंक किया हुआ है। अब सारी रॉस को मैं अनहाइड कर देता हूं। तो यहां तक हमारे सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। मैंने बैलेंस शीट पे एसेट्स के नंबर, लायबिलिटीज के नंबर, इक्विटी के नंबर, पीएनएल में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मैंने मांगी थी, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं नजर आई जो कि ओसीआई में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।